सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 21 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आ रही है, बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर, एक जवान शहीद। और अमेरिका में भारतीय शोधार्थी हिरासत में। ये असल में वहाँ पे अमेरिकी सरकार के अनुसार अ, उपद्रवी प्रवृत्ति के हैं और पैलेस्टाइन के समर्थक हैं, हमास की बातें करते हैं। तो अमेरिकी सरकार ने इनको, और बताओ, यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्कॉलर हैं, वहाँ पे अपनी अध्ययन के लिए रुके भी हुए हैं। और उनके कुछ कनेक्शंस जो अमेरिकन एजेंसीज ने निकाले हैं वो हमास वगैरह से निकले हैं, इसलिए इनको अब सरकार अपने निशाने पर रखी हुई है। बाकी तो सरकारें अपने आप निपट ही लेंगी ऐसे मुद्दों से। आगे बढ़ते चलते हैं आज के संपादकीय की ओर। और संपादकीय रहने वाला है, इस क्रम में तबाही की जंग, हिंसा का दायरा, चुनौती बनता ठोस कचरे का निपटान। तबाही की जंग, इसराइल और हमास के बीच 2 महीने पुराना संघर्ष विराम ज़मीन पर कितना उतर सका, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसके बावजूद इसराइल ने इस बार बिना किसी उकसावे के गाज़ा पर हवाई हमले किए हैं। हालांकि इसका दावा है कि गाज़ा की ओर से मिसाइल दागी गई। इसराइल ने सैन्य हमले में अब तक 42,000 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है। 42,000 मौत हो चुकी है। अब देखिए, सीज़ फायर की जब बात करी जाती है तो दोनों तरफ से किसी प्रकार का हमला ना करने की उम्मीद होती है, मगर इसराइल फिर भी नहीं माना और इसराइल ने वहाँ पे हमला कर दिया। अब इसको लेके फिर से इस क्षेत्र में शांति बहाली को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अफसोसजनक यह भी है कि उन तक मानवीय सहायता भी नहीं पहुंचने दी जा रही है, जो लोग घायल हो रहे हैं। और बहुत भारी मात्रा में लोग की मृत्यु हो रही है। भारी संख्या में महिला बच्चे शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल किसी भी नियम और शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। उस संघर्ष विराम के बावजूद कर गाज़ा पर भारी हवाई हमले किए, जिसमें 592 लोग की मौत हो गई। 592 लोग, कई सौ लोग मर रहे हैं। सवाल है कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया। हमास के साथ उसका अस्थायी संघर्ष विराम इसलिए हुआ था ताकि हमले में अपहत बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। हमास ने कुछ बंधक छोड़े भी। ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, वॉर टाइम में चलिए मतभेद दो देशों के बीच में होते हैं, मगर कुछ चीज़ें उम्मीद की जाती हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कम से कम भी कम से कम जो सामान्य जनता है, लोग हैं, उनको तो एक राहत की सांस दी जाए। वर्चस्व की इस जंग के बीच आम फिलिस्तीनी दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। संघर्ष विराम टूटने के बाद गाज़ा क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर होने का अंदेशा है। इसराइल ने दोबारा हमले कर साफ कर दिया है कि शांति प्रयासों में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गाज़ा को तबाह कर देने पर आमादा है। यह अजीब बात है कि यह हमले के बीच युद्ध विराम से जुड़ी वार्ताएं जारी रखने की बात कह रहा है। उसने बुधवार को दोबारा हमले किए, जिससे 85 नागरिकों की मौत हो गई। ये हमले उस समय हुए जब ज़्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। शांति और समस्या के हल की कोशिश के बजाय इसराइल ने इस बार उत्तरी गाज़ा पर शिकंजा कस दिया है। इस फिलिस्तीन नागरिकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। सवाल है कि उन आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन कब तक होता रहेगा जो युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। वही बात है, देखिए, युद्ध तो चलते रहेंगे, दो देशों के बीच मतभेद होते हैं, कई चीज़ों को लेकर कभी कभी संघर्ष भी हो जाता है, मगर इस पूरी लड़ाई में, इस वर्चस्व की लड़ाई में सबसे भारी नुकसान आम जनमानस को उठाना पड़ता है, जो तितर बितर हो जाते हैं, सामान्य जीवन से दूर हो जाते हैं और शरणार्थी के रूप में दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। उसके ऊपर से ऐसी खबरें कि सीज़ फायर में भी हमला करा गया, किसी भी बड़े विकसित राष्ट्र के लिए अफसोसजनक है।
अगला लेख है हिंसा का दायरा। मणिपुर पहले ही जातीय टकराव और हिंसा के दौर में झुलस रहा है और अब तक वह शांति के लिए की गई तमाम कवायदों का कोई ठोस हासिल सामने नहीं आया है। करीब पौने 2 वर्ष पहले वहां शुरू हुई हिंसा और उसके बाद अराजकता का माहौल आज भी कमाबोश जारी है और उसके हल का रास्ता सरकार नहीं निकाल सकी है। मणिपुर में लगातार जारी अशांति के मुख्य कारणों को संबोधित करके जहां उसका कोई समाधान निकालने के लिए सभी स्तरों पर हर संभव उपाय दिए जाने चाहिए थे, वहाँ हालात ये है कि अब राज्यों में टकराव के नए कारक पैदा हो रहे हैं। नए क्षेत्रों में हिंसा का विस्तार हो रहा है और उससे हालात और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका खड़ी हो रही है। 2 साल से भी ज़्यादा हिंसा मणिपुर में, उसके बाद भी शांति का नाम नहीं आ रहा कहीं पे। सवाल है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य तक समूचा सरकारी तंत्र वहाँ के ज़्यादातर इलाकों में पसरी अराजकता की स्थिति को संभालने और शांति कायम करने के प्रयासों में किन वजहों से नाकाम साबित हुआ है। इसका कारण सिर्फ हालात की जटिलता है या समस्या का हल निकालने के प्रति दूरदर्शिता की कमी और उदासीनता। आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी जो अलावा दूसरी जनजातियां भी अलग मुद्दों पर आमने सामने खड़ी हो रही हैं। गौरतलब है कि राज्य के अशांत चूड़ाचंदपुर जिले में कुछ दिन पहले हमारे समुदाय के एक नेता पर हमला होने के बाद जोमी जोमी समुदाय के साथ हमारे समुदाय के लोगों की झड़पें शुरू हो गई। मतलब आपको ये जो लंबे समय से ये कम्युनिटी के बीच में जो फाइट्स चल रही हैं, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पार्टी की हैं, पार्टी की नहीं भी हों, एवरीथिंग नॉट पॉलिटिक्स। जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी की गवर्नमेंट की होती है। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट नाकाम हुई है? हिंसा और अराजकता की पूरी तरह रोकने और ख़त्म करने के प्रति सरकार की उदासीनता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे राज्य में हिंसा की शुरुआत के अब 2 वर्ष होने जा रहे हैं और आज ये मुख्य समस्या के हल का कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा। निश्चित रूप से ये स्थिति टकराव और हिंसा के शामिल समुदायों के बीच असंतोष से कायम रहने का नतीजा है, लेकिन समस्या का हल निकालने से लेकर हिंसा पर काबू पाने के सभी अ, अधिकार हाथ में होने के बावजूद सरकार और उसके समूचा तंत्र इससे मसले पर किन वजहों से पूरी तरह नाकाम दिखता है। वही ना, पूरी मशीनरी गवर्नमेंट के पास है, स्टेट से लेकर सेंटर तक सारी एजेंसीज गवर्नमेंट के पास है। फिर यहाँ पे ऐसी क्या उदासीनता है कि सरकार एक छोटे से राज्य में इस अशांति को ख़त्म नहीं कर पा रही है। मैती समुदाय को जनजाति दर्जा देने के मसले पर मैती और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद अब पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अब अलग मुद्दों के साथ नए समुदायों के बीच जिस तरह का टकराव खड़ा हो रहा है, अगर समय रहते उसे थमाने के लिए ईमानदार शक्ति के साथ काम नहीं किया गया तो इसके नतीजों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। डर है यहाँ पे अशांति के बढ़ने का। अगला संपादकीय है चुनौती बनता ठोस कचरे का निपटान। सुशील कुमार सिंह साहब कहते हैं, बढ़ती जनसंख्या के साथ यह समस्या आम है कि उपयोग में लाई गई वस्तुओं को जब कचरे में बदलते हैं तो फिर उनका क्या होता है। जो हम रिसाइकिल करते हैं, सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट। जैसे कि हमारा जो नया सोसाइटी हो चुका है कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी, इसमें हम वेस्ट बहुत जनरेट कर रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट्स खुद, ई वेस्ट प्रोडक्ट्स। ई वेस्ट मतलब कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, तमाम पेरिफेरल्स एट्सेट्रा, जो कि अपने आप में पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। ठोस अपशिष्ट ऐसी ही चुनौतियों में शुमार है। इससे अनेक खतरे भी हैं, बिल्कुल खतरे हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि से दुनिया जूझ ही रही थी कि अब ठोस अपशिष्ट भी नई नई शक्लों सूरत में मुंह चिढ़ा रहा है। भारत में हरित विकास की धारणा अभी जोर नहीं पकड़ पाई है, जबकि दूसरी ओर ठोस कचरा तेजी से पसर रहा है। नतीजा यह है कि दुनिया एक नई समस्या की ओर बढ़ चली है, बिल्कुल एक नई प्रॉब्लम है अपने आप में। ठोस अपशिष्ट प्रोसेस करना, ये
और ये समस्या बढ़ती ही जाएगी जितना हम कंज्यूमरिज़्म की तरफ जाएँगे आगे। ये समस्या बढ़ती जाएगी। अब ये भी समझना होगा कि आखिर ठोस कचरा होता क्या है? घर, कारोबार, उद्योग, संस्थाओं और कृषि से निकलने वाले बेकार या अवांछित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थों को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट में कई तरह के पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, कार्डबोर्ड, खाद्य अपशिष्ट, उपकरण और निर्माण अपशिष्ट आदि। इसके अलावा चिकित्सा जैव अपशिष्ट यानी अस्पतालों से निकलने वाली अपशिष्ट, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर पेरिफेरल्स इत्यादि। निर्माण स्थलों का मलबा, जिसमें ईंटें, सीमेंट और लकड़ी समेत रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जो गैस, तरल या ठोस रूप में ही हो सकते हैं। ये सब आपके वेस्ट में गिने जाते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट 24 के अनुसार जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण की दर, आवास और खपत में वृद्धि होती है। उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बाजार में उपलब्ध हो जाती है और यह प्रति व्यक्ति उत्पन्न अपशिष्ट की औसत मात्रा में वृद्धि करने लगती है। रिपोर्ट से यही पता चलता है कि हर साल दुनिया भर में 2 अरब टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह अपशिष्ट 2030 तक 2.5 अरब टन से अधिक, 2040 में 3.25 अरब टन और 50 तक 3.25 अरब टन हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति ठोस कचरा उत्पादन में उत्तर अमेरिका अव्वल है, जबकि कुल ठोस अपशिष्ट के मामले में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया पहले नंबर है। अमेरिका तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स का मार्केट है, मगर एशिया और साउथ ईस्ट एशिया भी इक्वल कंट्रीब्यूटरी है। चीन ने पिछले 15 वर्षों में ठोस कचरे में संग्रह और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन ने जो है ना रिसाइकल करना, प्रोसेस करना, रिसाइकल वेस्ट को पे काम कर रहा है। वर्ष 22 में 175 देशों में प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ठोस अपशिष्ट धरती को एक नए नुकसान की ओर धकेल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी अपनी जगह हैं। मसलन ठोस कचरा हवा और पानी में हानिकारक रसायन छोड़ सकता है, पॉइजनस भी होते हैं, जिससे मस्तिष्क क्षति और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठोस कचरे को अनुचित तरीके से संभालने से चोट लग सकती है। ठोस अपशिष्ट जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है, हवा को प्रदूषित कर सकता है और भूमि को भी खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके खराब प्रबंधन से हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ठोस कचरे अनुचित निपटान जलवायु संकट बढ़ा सकता है। खतरनाक कचरे, पेंट, सॉल्वेंट, ऑटोमोटिव अपशिष्ट, कीटनाशक और परागण अपशिष्ट शामिल है। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 23 की रिपोर्ट में भी ऐसे ठोस अपशिष्ट के खतरे से आगाह किया गया है। कार्बनिक प्रदूषक चिंता का कारण है, क्योंकि ये हवा और पानी से लंबी दूरी तक चले जाते हैं। ठोस अपशिष्ट कई ऐसी बीमारियों का भी कारण है जिन्हें पहचानना शायद अभी बाकी है। और देखिए, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी ओशंस में भी आ रही है, समुद्रों, महासागरों में, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। और माइक्रो प्लास्टिक्स तो कुछ भी हो सकता है। पुराने टायर भी जब अपनी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो गए हैं आपके, वो भी एक तरीके से माइक्रो प्लास्टिक में कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे प्लास्टिक कण को कहा जाता है, जो कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। ओशंस में बताइए आप, कई डेड बॉडीज़ को एग्जामिन करा गया, मछलियों की, व्हेल्स की, शार्क्स की, तो उनके अंदर स्टमक में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए। मतलब कि हमारा कचरा बहुत दूर ओशंस में भी पहुंच चुका है। इसीलिए समय रहते सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना अपने आप में चुनौती है। तो अपशिष्ट कई ऐसी बीमारियों को भी कारण है जिन्हें बचाना शायद अभी बाकी है। वहीं अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन में कम निवेश हुआ है। भारत वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग 7,366 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो देश भर में अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए आवंटित समग्र कार्यक्रम बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत भी देखिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। भारत ने लगभग 7,366 करोड़ रुपए लगाए हैं। नेचर जनरल
आपकी जो नेचर जर्नल है कि ये जर्नल है बेसिकली, जिसमें कई अच्छे आर्टिकल्स आते हैं पर्यावरण को लेकर, के अनुसार भारत सालाना 90,30,000 टन उत्सर्जन कर दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष पर है। ये आर्टिकल लास्ट ईयर भी आया था न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में। भारत बहुत बड़ा इस समय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने आप प्लास्टिक पॉल्यूशन में। ठोस अपशिष्ट दुनिया के लिए चुनौती है, मगर इनमें कुछ आर्थिक अवसर भी छिपे हैं। अनुमान के मुताबिक भारत द्वारा अपनाई गई चक्रीय अर्थव्यवस्था में 40 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति समेत कई संदर्भों में ये रोजगार का एक जरिया भी बना हुआ है। कबाड़ से करोड़ों बनाने की अवधारणा को भी ठोस अपशिष्ट में देखा जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच कचरा बीनने वाले को देखा जाना आम है। इसमें बच्चों को से लेकर बड़े तक शामिल हैं। स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट नुकसान के साथ कई लोगों के लिए रोजी रोटी है। बावजूद इसके अपशिष्ट प्रबंधन में समाधान के रास्ते खोजा ही जाना चाहिए। समय रहते देखिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना ही पड़ेगा, और इससे बड़ी बात सॉलिड वेस्ट रिडक्शन पे काम करना पड़ेगा। हमें समय रहते पहली बात तो ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम ईज़िली डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाएं, प्लास्टिक के डिग्रेड हो सके। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप देखिए, आप अगर प्लास्टिक बॉटल्स का भी यूज़ करना बंद कर देंगे ना, आप सब जगह अपनी बोतल लेके जाइए। अगर हम सामान्य जीवन में बात करें, अगर बड़ी बात ना करें तो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक कंट्रोल करने में। यूज़ करने का प्रयास करिए पैकेजिंग को, घर में कोई कुछ कामों में लगाइए। अगर आपकी पैकेजिंग यूजेबल है कोई प्लास्टिक की, पेन स्टैंड बनाइए, उसमें पुराने पेच रखिए, पुराना कोई सामान रखिए। अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं, मगर इसके अलावा बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव ही मैनेज कर सकता है, वरना ये समस्या आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए बन जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, तो अपशिष्ट दुनिया के लिए चुनौती है। अनुमान के मुताबिक भारत द्वारा अपनाई गई चक्रीय अर्थव्यवस्था 40 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। देखिए, ये भी अपने आप में पॉइंट्स है। आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति समेत कई संदर्भों में ये रोजगार का एक जरिया भी बना हुआ है। कबाड़ से करोड़ों बनाने की अवधारणा को भी ठोस अपशिष्ट में देखा जा सकता है। हम कोई तरीका निकाल सकते हैं कि हम वापस से यूज़ कर सके उस चीज़ को जो कि हम वेस्ट कह रहे हैं। अकेले शहरी भारत प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट प्रदान होता है, मगर देखा जाए तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन कानून और नीतियाँ जिस सक्रियता के साथ लागू होनी चाहिए, वह अभी भी मजबूत धरातल नहीं बना पा रही हैं। यह सच है कि भारत में उचित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है। भारत में नियम है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। इसके अलावा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 22 भी हमारे यहाँ है। अब देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके हमने नियम लाए थे, ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नियम लाए थे, मगर कायदे में उस पर काम भी होना चाहिए। फिलहाल ठोस अपशिष्ट से दुनिया अनजान नहीं है। ऐसे में इसके उत्पादन और निपटान में संतुलन ही आने वाले खतरे का कम कर सकेगा। समय रहते सारे देशों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, विशेषकर यूएसए जैसे विकसित देशों को भी, जो कि बहुत पहले ही ये सब कंट्रीब्यूट कर चुका है पॉल्यूशन में हर तरीके से। आगे बढ़ते हैं आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की ओर, जो कैसी विशेष खबर दिखी नहीं हमें। फिलहाल आज की इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए। आईओसी के अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बाकी और खबरें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं।